Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Okay. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. ओके. सो प्रीवियसली हमने कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था. नया टॉपिक था हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था. अगर प्रीवियस लेक्चर में से देखें कैपेसिटर में क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया था. तो पहले डिस्कस किया था यार कैपेसिटर कैसे बनता है, क्या चीज़ है कैपेसिटर. फिर हमने बात की थी कि कैपेसिटर में एक टर्म बार बार पूछा जाता है, वो है उसका क्या? कैपेसिटेंस ज्यादा पूछा जाता है. और हमने फिर देखा था कि कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड होने वाली चीज नहीं है. जैसा कि फॉर्मूले में लोगों को लगता है कि Q इज इक्वल टू CV में C किस पे डिपेंड करेगा? Q एंड V पे. तो ऐसा नहीं है. Q एंड V इंडिविजुअल क्वांटिटी है और C एक अलग कांस्टेंट है. तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है. C कैपेसिटर की ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है. तो सी इंपॉर्टेंट चीज था. फिर हमने बात की थी कि सी को फाइंड कैसे करना है. तो हमें पता है एक टर्म आता है यहाँ पर पोटेंशियल, और हम पोटेंशियल निकालना पढ़ चुके हैं काफी बार. तो हम पोटेंशियल निकालेंगे और उससे कंपेयर करके जो 1 में सी बचेगा उससे हम सी निकाल सकते हैं. तो ये हमने एक मेथड डेवलप किया था कि किसी भी रैंडम जगह पे अगर सी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं. फिर हमने डिस्कशन किया हुआ था. हमने 4 टाइप के कैपेसिटर देखे थे और सबके लिए सी की वैल्यू निकाली थी. मुझे लगता है ये सारी चीजें सबको क्लियर हैं क्या? यस सर. सॉलिड का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट. 4 पाई. चलो लिख लेते हैं. सही कहा, एक बार कर लेते हैं. सॉलिड का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई Epsilon naught R. पैरेलल का Epsilon naught by D. वेरी गुड. और अगर यहाँ कहीं पे के आएगा तो के एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा लगेगा. ओके. अगर कोई डिफरेंट मटेरियल. स्फीरिकल में 4 pi epsilon naught AB by B minus C. ओके. अगर हमने आउटर को अर्थ किया है तब बताइए क्या होगा? 4 पाई epsilon 4 pi epsilon naught AB by B minus. AB by B minus. वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया. सही है. तो तुम लोग को काम पड़ेगा इन चीजों का याद रखना है हमेशा. अगर इनर को किया हुआ है B square by B minus. B square by B minus. वेरी गुड. अच्छा. और सिलेंड्रिकल के लिए 2 पाई epsilon by LNB by. ओके. ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया यार, आप सभी लोगों ने अच्छे से याद कर लिया है. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे. कैपेसिटर हमारा हो गया था कि कैपेसिटर कैसे बनता है. या सर वो रिलेटिव परमिटिविटी बताना. हाँ, वही उसी से स्टार्ट करना था आज. आज मैंने डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी लिख के रखा हुआ है. हमें ये स्टार्ट करना था कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है. ठीक है. तो पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक किन चीजों का डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि डाइलेक्ट्रिक किन का डिस्कस करते हैं? इंसुलेटर्स का. तो डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं जस्टिफाई करूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, सम इंसुलेटर्स. ठीक है. which can store electrical energy, I'll say. So some insulator which can store electrical energy. इसका मतलब क्या हुआ समझने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा. कि सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम डाइलेक्ट्रिक किसका होता है? सबसे कम डाइलेक्ट्रिक एयर का कितना होता है? 1.4. और सबसे ज्यादा होता है metals. मेटल का. क्लियर है ना? Infinite. इसका मतलब ये है कि ये सबसे कम कंडक्टर है और ये सबसे ज्यादा कंडक्टर है. तो ये सिनेरियो है कि डाइलेक्ट्रिक है क्या कि इवन वो इंसुलेटर है. क्या है वो? इंसुलेटर है, फिर भी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है. और इसी थॉट पर जो है डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है.
तो पहले प्रॉपर कैटेगराइज करके कर लेते हैं कि एग्जाम में इनसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले डाइइलेक्ट्रिक के दो मेजर टाइप्स हैं, और हाँ ये बोर्ड्स में भी है तो अच्छे से ध्यान देना है, डेफिनेशंस भी याद रखना है। ओके, तो डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। नंबर 1 पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अच्छा, मैं इसमें शॉर्ट में डेफिनेशन लिखूंगा, बट आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही चीजों को लिखूंगा। एक हो गया पोलर डाइइलेक्ट्रिक, एक हो गया दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी पोलर की डेफिनेशन क्या है, मतलब ऐसा सो कॉल्ड डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं पोलर और नॉन पोलर को। ठीक है ना? सो मैं इसमें 2 पॉइंट्स लिखाऊंगा, आपको डेफिनेशन मतलब वही 2 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो सबसे खास बात क्या होती है पोलर और नॉन पोलर में? मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा कुछ एक एटम है और किसी कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बताओ नेगेटिव अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? यहाँ कहीं पर, जबकि पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर। तो इसका मतलब पूरा माइनस क्यू यहाँ पर मैं कंसिडर करूंगा ना, और पूरा प्लस क्यू यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा? एक डायपोल। Dipole. तो मतलब इसके पास पोलर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, बिकॉज ये एक छोटा सा क्या बन जाएगा? डाइपोल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? बीच में। Center. प्लस वाले का भी बीच में आएगा नियरली। तो वो दोनों का जो है डाइपोल जो है नेट इफेक्ट वो बनेगा ही नहीं। तो वैसे वाले डाइइलेक्ट्रिक क्या बन जाएंगे? पोलर। नॉन पोलर। क्लियर रहेगा? तो मैं थोड़ा सा और अच्छा फिगर बना देता हूँ जिससे और क्लियर रहे। ठीक है, ये एक मैंने रैंडम सा फिगर लिया और यहाँ पर एक रैंडम सा फिगर ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों से क्लियर है ये कि दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड कर दिया तो नॉन पोलर हो जाएगा वो। प्लस क्यू भी यहीं पर है और माइनस क्यू भी यहीं पर ही है। तो डेफिनेशन में ये चीज आपको ऐसे ऐड कर लेनी रहती है। क्या चीज इसमें क्या खास बात होती है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। ओके, जबकि इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? Center of mass of positive and negative charges coincides. So center of mass of positive and negative charges coincide. ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? दूसरी क्या चीज है जो कंट्रीब्यूट करेगी इसको? इनके शेप एंड साइज को लेके। इनके शेप एंड साइज के बारे में क्या कमेंट है देखें। तो इसमें क्या होगा कि दोनों का जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग होना चाहिए। उससे क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो पाएगा ना। सो पोलैरिटी इज बेसिकली डिफरेंस। तो डिफरेंस कब क्रिएट हो पाएगा? जब दोनों का साइज सेम हो या डिफरेंट हो? डिफरेंट। डिफरेंट हो। तो शेप एंड साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज डिफरेंट। और इस केस में क्या रहेगा? शेप एंड साइज सेम। इसका एग्जांपल देते हैं, जस्ट सेकंड। शेप एंड साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज सेम।
तो इससे क्या होगा, इसमें वही पॉइंट है कि दोनों का कैंसिल आउट होने लगेंगे। मतलब एग्जांपल वाइज देख लेते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं दो, HCl और H2O देखते हैं। देखें साइज में डिफरेंस देखेंगे, HCl में देखिए, बताओ किसका साइज बड़ा है या छोटा है या सेम रहता है? Cl का बड़ा Cl का साइज बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लैरिटी हो रही है, मुझे लग रहा है कि अगर इनमें ओवरलैपिंग भी रही कुछ, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि Cl का साइज काफी बड़ा है कंपेयर टू H, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोलैरिटी आ जाएगी, और डायरेक्शन क्या होती है पोलैरिटी की? माइनस से प्लस या प्लस से माइनस? माइनस से प्लस। से प्लस। तो यहाँ पर एक जो है डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं H2O में। H2O में किसका साइज बड़ा है, O का या H का? O का। और यहाँ पर छोटे से H ऐसे एंगल पर लगे होंगे, सिमेट्रिक नहीं रहते हैं, सिमेट्रिक नहीं रहते हैं। मतलब ये है, अगर सिमेट्रिक हो जाएंगे तो दोनों H का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा? सेम आ जाएगा ना। मतलब सिमेट्रिक नहीं रहते हैं, एसिमेट्रिक रहते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर आएगा, जबकि अब O का अपना बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि H और O के बीच में फिर से नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ डाइपोल क्रिएट होने लगेंगे। तो इधर एक डाइपोल क्रिएट होगा और इधर, इसका मतलब हमें उनका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि रिजल्टेंट किस तरफ पॉइंट करेगा, ऐसा एक रिजल्टेंट डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो पोलर डाइपोल समझ में आया सभी को? पोलर डाइइलेक्ट्रिक, हाँ। और बेटा ये डेफिनेशन आता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल आता है बोर्ड्स में। तो 1 मार्क में आपको सिर्फ एक एक सेक्शन लिखना होता है और एग्जाम्पल लिखना होता है, और अगर 2 मार्क का है तो आपको फिगर बना के पूरा एग्जाम्पल्स दिखाने रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा CO2। आप समझ गए क्यों? क्योंकि लीनियर हो जाने वाला है, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूँ, लीनियर उसे कर रहा हूँ जिससे आप समझ गए कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, यस सर। ठीक है, yes ठीक है। तो ये मतलब बेसिक था कि डाइइलेक्ट्रिक मतलब एग्जैक्टली है क्या, डेफिनेशन क्या। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन पूछा जाता है कि काम कैसे करेगा। तो काम इस तरीके से करेगा कि अगर अकेले रखा है तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। लेकिन अगर किसी फील्ड में रख दिया तो फिर चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। डाइइलेक्ट्रिक का क्या होगा अगर हम उसे एक एक्सटर्नल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो पहली बात समझ लेते हैं कि अगर कोई फील्ड नहीं है तो इवन वो डाइपोल है, इवन वो डाइपोल है, लेकिन क्या होगा, मैं पहले यहां पर लिखूंगा विदाउट ई एक्सटर्नल, विदाउट ई एक्सटर्नल इसके इनसाइड की फील्ड कितनी होगी वो हमें चेक करनी है। क्या चेक करनी है? इनसाइड। तो होता ये है कि अगर इनसाइड में चेक करूंगा तो डाइपोल्स होंगे, मतलब एक माइनस प्लस ऐसे रहेंगे बहुत सारे डाइपोल। लेकिन खास बात होती है कि किसी भी एक रॉ मटेरियल में वो डाइपोल कैसे होते हैं, डाइपोल्स कैसे रहते हैं? रैंडमली अरेंज रहते हैं। Scattered. कैसे रहते हैं? स्कैटर्ड है, रैंडमली अरेंज है। मोर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? रैंडम अरेंज है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स कैसे हैं इसमें, यहाँ पर रैंडम ओरिएंटेड है। कैसे? रैंडम। तो अगर रैंडम ओरिएंटेड है तो इस तरीके से कि इनके सारे फील्ड P मिलके नेट P क्या बना लेते हैं? 0 तो इसके इनसाइड कोई पावर होती है क्या पहले से, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह किसी भी डाइइलेक्ट्रिक में नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं P नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, P लिखने की जरूरत है, आप समझ गए P मतलब क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? 0। अब हम क्या करेंगे, इसे कहां पर रखने का ट्राई करेंगे? एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो एक्सटर्नल फील्ड में इन सारे
डाइपोल्स को क्या फील होने लगेगा? एक क्या फील होगा? एक बताए भाई, सिंपल सी बात है, फोर्स फील होगा। फोर्स फील होगा तो ये क्या करेंगे? अलाइन हो जाएंगे ना वो वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर? अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, क्या कि ऐसे फील करते हैं ना, समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मतलब ये प्लस है और ये माइनस। तो बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके से डाइपोल अरेंज हो जाएंगे? सारे डाइपोल ऐसे नहीं अरेंज हो जाएंगे। यस सर। समझा ना सभी को? कोई डाउट क्या किसी को? तो इसका मतलब ये हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक अगर ऐसे रखा हुआ है तो किसी काम का नहीं है। जब किसी फील्ड में आएगा तभी वो अपना एक्टिवेट होगा। हुआ क्या? इस तरफ सारा क्या एक्यूमुलेट होगा? नेगेटिव। तो इधर नेगेटिव। पॉजिटिव, और अगर इधर पॉजिटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। लाइकवाइज इधर पॉजिटिव हो जाएगा, सिमिलर इधर नेगेटिव, फिर से इधर पॉजिटिव। समझा या नहीं? तो होगा क्या बताओ? नेट में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना। जरा फील करो, ये इतना पूरा नेट में तो न्यूट्रल आ जाएगा ना। फिर से दिख रहा है या नहीं बताएं? जितने प्लस है उतने माइनस है, वो Yes, सारे क्या sir. बन जाएंगे? न्यूट्रल। तो ये जो सेक्शन है ये उन्हें क्या कर देगा? न्यूट्रल। तो सीधा कहां पर चार्जेस दिखेंगे? सरफेस। सरफेस, स्टार्ट पे और एंड पे। और इसी चीज को बोलेंगे हम क्या? इंड्यूस। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में डाई इलेक्ट्रिक को रखने से वो क्या हो जाता है? एक वहां पर चार्जेस क्या हो जाते हैं? वहां पर इंड्यूस हो जाते हैं। क्लियर ना? तो मैं यहाँ पर फिर फिगर बना देता हूँ एक और, कि अगर फाइनली मुझे यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखना है और इसे हमने रखा है किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो इस एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा? इस पे इंड्यूस चार्जेस होंगे, जो कि हमसे पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट करो कि एक एक्सटर्नल फील्ड में कितने चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो चार्जेस डेफिनेटली आप समझ गए, यहाँ पर सारे क्या आएंगे? नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? Induced charges. क्लासेस। इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, तो अब ये पूछा जाता है कि यार कैलकुलेट करो फिर इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होंगे। तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एक प्रॉब्लम आएगी। बताओ, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या फील होने लगेगी? एक प्लस से माइनस की तरफ एक ई फील्ड। इनसाइड इंड्यूस्ड वाली एक ई जनरेट होगी। होगी या नहीं बताइए? हाँ सर। अच्छा, तो उसके वजह से इंटरनल जो बचेगी वो कम बचेगी ना, क्योंकि एक्सटर्नल वाली भी जा रही थी अंदर, इंड्यूस वाली ने अपोज किया, तो इंटरनली थोड़ी कम बचेगी ना। क्लियर? अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि ई इनसाइड द मीडियम, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ई एक्सटर्नल और माइनस ई इंड्यूस्ड। तो हमारा काम होता है कि इंड्यूस्ड कैलकुलेट करो। तो हमें पता है कि मीडियम में कितना कम हो जाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक पावर जितना कम हो जाती है। तो मान लेते हैं ई नॉट थी एक्सटर्नल, तो मीडियम के अंदर कितनी बचेगी? बताएं, अगर एक्सटर्नल ई नॉट थी तो मीडियम के अंदर कितनी बची? ई नॉट बाई के। एक्सटर्नल थी ई नॉट, और हमारा टारगेट होता है क्या फाइंड करना? इंड्यूस्ड। तो हम ये बता सकते हैं, हाँ, हम ये बता सकते हैं कि मटेरियल के अंदर कितनी इंड्यूस्ड होगी। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो ई इंड्यूस्ड मैं पूरा लिखता हूँ, ई नॉट होगा 1-1/k। बताइए ये याद रहेगा या नहीं? ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है या नहीं बताइए? Yes, sir. ठीक, अगर
इंड्यूस्ड फील्ड इतना है, चाहिए तो पूरा लिख दूं क्या? ये इंड्यूस्ड फील्ड है, ये एक्सटर्नल ऑलरेडी लिख चुके हैं, के बस लिख देते हैं। के क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि इसका कैपेसिटर में क्या रोल है, इस एक्सटर्नल फील्ड का, डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड में, इसमें कैपेसिटर में क्या रोल है। तो देख लेते हैं। कैपेसिटर में पूछे जाते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, उनको बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। ओके, तो इंड्यूस्ड और बाउंड चार्जेस। ठीक है, देखिए इंड्यूस्ड और बाउंड चार्जेस की कैसे क्या पूछ रहा है। तो सपोज एक डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक है, आपने इसे चार्ज किया तो डेफिनेटली इसमें चार्ज आ जाएगा कुछ। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है क्या, प्लस क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू। अब हम यहाँ पर क्या लगा दें, एक अगर डाइलेक्ट्रिक क्या रख दें यहाँ पर, व्हेन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो बताएं क्या होने वाला है। इसका मतलब वो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इस प्लेट के वजह से इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड आपको पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये क्या फिल कर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक। हमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक। तो मुझे पता है, देखिएगा यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लेट में कितना चार्ज है, प्लस क्यू, इस प्लेट में कितना चार्ज है, माइनस क्यू। लेकिन आपसे प्लेट वाला नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, फिर इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इंड्यूस कैसा होगा यहाँ पर, माइनस माइनस क्यू क्यू। प्लस। इसका मतलब मैं इसे माइनस क्यू डैश बोलूंगा, क्योंकि सेम अमाउंट थोड़े ना इंड्यूस होगा, वो तो डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड होगा ना कि कितना होगा, समझा या नहीं। तो क्यू डैश क्या है, यस, क्यू डैश क्या है, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड। चार्ज। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या बताया था अभी, इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होती है, ई इंड्यूस्ड, E not 1 minus 1 by 1 माइनस 1 बाई के। तो बेटा यार अब आपको फील्ड वगैरह पता होनी चाहिए ना, है तो वो कैपेसिटर की प्लेट। तो क्या कर सकते हैं बताएं, कि कैपेसिटर के अंदर चलो फील्ड वगैरह फाइंड कर लेते हैं। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इनसाइड द कैपेसिटर, यस, इनसाइड द कैपेसिटर ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये चीज यूज कर सकते हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पर फिर वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर ई को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट सबसे कैंसिल हो जाएगा ना, मैं डायरेक्टली लिख दूं। आपसे पूछा जा सकता है सिग्मा इंड्यूस्ड, क्या सिग्मा इंड्यूस्ड, तो टेंशन नहीं लेना है, वो होगा ओरिजिनल सिग्मा, सिग्मा नॉट अप इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अब काम की बात में आते हैं कि अगर आपसे क्या पूछा है, क्यू इंड्यूस्ड, तब भी आंसर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्यू 1 माइनस 1 बाई के। बताएं क्लैरिटी है या नहीं, ये चीज याद रहेगी आप सभी को। यस। इंड्यूस्ड चार्जेस कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, बोर्ड्स में इसका पूरा प्रूफ भी आता है, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्जेस इन अ डाइलेक्ट्रिक केप्ट इनसाइड द कैपेसिटर। अब समझ के क्या करना है, पहले ये प्रूव करना है, और फिर इसे यूज करके क्या यूज करना है, ये। ओके 1.5 मार्क का आता है यूजुअली ये क्वेश्चन,
तो आपको पूरा लिखना रहता है। क्या लिखना है पहले? पहले क्या प्रूव करना है? ये फॉर्मूला कि ई का फॉर्मूला ये होता है, और फिर उसमें क्यू रख देना, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करना। मैंने ऐसे लिख के नहीं दिखाया, आप पूरा लिख के एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करेंगे। ओके, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है उससे। तो बताइए डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझ में आया कि नहीं? इंड्यूस चार्जेस डाइलेक्ट्रिक में कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक चीज और डाइलेक्ट्रिक में एक और चीज कभी कभी पूछी जाती है, मैं उसको भी यहीं पे ही क्लियर कर देता हूँ। बोर्ड्स में ही क्वेश्चन आ जाता है, क्या लेके? पोलराइजेशन। क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है समझे? मतलब अगर मैं एक मटेरियल ले लूं, क्या ले लूं? एक मटेरियल, समझते हैं। ये क्या है? एक मटेरियल। तो बताओ, मान लेते हैं पोलर मटेरियल है, तभी तो पोलराइजेशन चेक करेंगे। तो पोलर मटेरियल है मतलब अंदर डाइपोल्स होंगे। ठीक है, अंदर क्या होंगे? डाइपोल्स। बट वो कैसे होंगे? बहुत ही रैंडम अरेंज्ड होंगे ना। सो डाइपोल की खास बात ये है कि वो रैंडमली अरेंज्ड होंगे। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेट आंसर क्या आएगा आपका? जी। जी। 0 आएगा। मैं ऐसे रैंडम प्लस माइनस लिख देता हूँ कहीं पे भी, जहां पे जो भी प्लस माइनस हो सके। अच्छा, फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसका पूरा वॉल्यूम लूंगा तो क्या डाइपोल मोमेंट आएगा कुछ भी? नो। नहीं। इन होल वॉल्यूम नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जी। पी नेट आएगा 0। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या पिक करो इसका एक एक स्पेसिफिक सेक्शन, एक स्पेसिफिक सेक्शन अगर पिक करो, तो मान लेते हैं कि हमने एक वॉल्यूम पिक किया और उससे हमने दिया यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम पिक किया, तब क्या होगा? तब इसका मतलब सारे कैंसिल तो नहीं हो रहेंगे ना। तो हमने यहाँ पर क्या पिक किया? एक फिनाइट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अगर एक फिनाइट वॉल्यूम में देखेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है? डाइपोल मोमेंट कैंसिल होगा क्या? नहीं। नहीं। सो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, मतलब उसमें क्या है? थोड़ा सा पोलर प्रॉपर्टी है, और इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। द एबिलिटी टू पोलराइज। और वो किस पे डिपेंड करेगी? कि आपके किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में डाइपोल है या नहीं है। देखो पूरे में तो सबके 0 रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जिनका छोटा वॉल्यूम लोगे तब भी आंसर क्या आएगा? जी। 0। अगर 0 आ गया मतलब उसमें पोलराइजेशन की भी पावर नहीं है। अगर छोटे वॉल्यूम में 0 नहीं हुआ, इसका मतलब अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब पोलराइजेशन कैसे डिफाइन है? सिंपल वे में, पोलराइजेशन इज defined as net dipole moment in यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? और आपको फॉर्मूला पता है, अगर कोई चीज यूनिट ऐसे यूनिट वॉल्यूम या यूनिट रख दिया है तो फॉर्मूले में क्या आएगा? वो कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका मतलब पोलराइजेशन क्या हो जाएगा?
पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी PP. नेट डाइपोल मोमेंट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। क्लियर ना? पोलराइजेशन टर्म समझ आया कि कैसे डिफाइन रहेगा? अच्छा, Yes. अब जरा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या आएगा बताओ? डाइपोल का यूनिट क्या है? ये पी लिखने की जरूरत है? आप समझ गए, बार बार मैं लिख रहा हूं। क्या है डाइपोल? नेट डाइपोल मोमेंट। पी का यूनिट कूलाम मीटर। कूलम मीटर। कूलम इंटू मीटर। वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। क्यूब. तो इसका मतलब क्या यूनिट आ रहा है इसका? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो यूनिट आ रहा है इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर। कुछ लग रहा है ये किसके जैसे लग रहा है? फील्ड। फील्ड नहीं, थोड़ा सा और ढंग से। कूलम पर मीटर स्क्वायर। पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं यार, चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या है ये? अरे वाह, सिग्मा सिग्मा। सिग्मा। इसका मतलब यहां पर याद है, यहाँ पर कितना सिग्मा आएगा इंड्यूस्ड, वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके पोलराइजेशन पर। मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा डाइपोल है, वही बताएगा कि वो पोलराइज कितना होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ, फिर क्या लिखूंगा? पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू induced surface charge density. Induced surface charge density on the surface of any dielectric. क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब चाहिए तो जब जरूरत पड़ेगी तब पोलराइजेशन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पोलराइजेशन को लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड, यानी कि Q इंड्यूस्ड बाय एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं हम, जरूरत पड़ी तो आपको न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा ये। ठीक है, पोलराइजेशन ऐसा डायरेक्टली न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। तो मुझे लगता है पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक यार एकदम क्लियर है। ओके यार ये टर्म। ऐसा। चले, अब एक नया पॉइंट देखते हैं। एक नया पॉइंट जिसको हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सवेल ने इसका डिस्कशन किया, लेकिन बिकॉज इस चैप्टर में आपको वो क्वेश्चन कहीं कहीं पे थोड़े मिल जाएंगे, इसलिए मैं पहले से आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, किसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया है। तो पहले दो टाइप की करंट की बातें होती हैं। नंबर वन, कंडक्शन करंट। क्या? नेम से ही क्लियर है, क्या होता है कंडक्शन करंट? वायर से जाता है वो। हाँ, तो इसको वायर से जो जाता है आईसी लिख सकते हैं, कंडक्शन करंट। इसे मैं लिखूंगा, ये क्या होता है? करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी कंडक्टर और मीडियम। ओके, अब बताओ, क्या डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं। तो क्या डाइलेक्ट्रिक में करंट जो पास होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है क्या? नहीं होती। तो वहां पे जिसके वजह से करंट होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट देखें, ID। अब बताओ
कैसे डाइलेक्ट्रिक में कैसे करंट आएगी, क्या रीजन था? क्या डाइलेक्ट्रिक में हम कहीं पे बता रहे थे क्या कि इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव हो रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक में हम कहीं बता रहे थे क्या इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव हो रहे हैं? क्या चीजें वहां पर बदलती हैं बताओ? क्या चीज सिर्फ बदलता है वहां पर? चार्जेस। कौन से वाले? इंड्यूस। इंड्यूस। इंड्यूस चार्जेस की वजह से Induced. उसके अंदर की क्या बदलेगी? फील्ड। 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 डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जिसमें आपको रियल में चार्ज फ्लो होते हुए नहीं दिखेगा, इनके वजह से जनरेट होती है करंट। इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। इंड्यूस चार्जेस तो वहीं पर है ना, स्टेशनरी है। क्या चेंज हो रहा है वहां पर? फील्ड। 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 मतलब कैरियर नहीं है, कोई भी कैरियर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ किसके वजह से फ्लो हो जाती है करंट? फील्ड की वजह से। ओके, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट में मैं लिखूंगा, फिर से लिखूंगा, देखिए सुनेंगे अच्छे से। क्या? करंट ड्यू टू वेरिएशन इन और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम। क्लियर हुआ या नहीं बताइए? इसका कारण है कंडक्टर्स में कैरियर्स का मूव होना, और इसमें क्या चीज हो रही है? वेरिएबल फील्ड। ओके। अब कभी कभी क्या करता है कि यार फील्ड किनके वजह से वेरिएट हो रही थी, तो बाउंड चार्जेस की वजह से। तो इसमें यह भी लिख दिया जाता है कि इसमें कोई कैरियर नहीं होते हैं, इसमें बस बाउंड चार्जेस की वजह से फील्ड बदलती रहती है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फील्ड बदलती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा रीजन क्या है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स। ओके, इसमें क्या होगा? जबकि ड्यू टू बाउंड चार्जेस और इंड्यूस्ड, ड्यू टू बाउंड और इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, पहले बताएं दोनों में समझ में आया कि नहीं यार? कि डिस्प्लेसमेंट करंट का रीजन क्या है, कंडक्शन करंट का रीजन क्या है? पहले बता, रीजन समझ आया? यस। अब समझ लेते हैं कि कैपेसिटर में क्या होगा, क्यों ये करंट की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सी बात है ना यार। अगर आपने इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट तो पास हो रही है ना इससे, हाँ। ठीक है? तो ये हो गई अपनी बैटरी और ये होगा अपना कैपेसिटर। अब देखो क्या होगा, ये तो वायर है, एक ओरिजिनल वायर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्पेस है। मान लेते हैं स्पेस में अभी के लिए कुछ भर देते हैं, क्या है? डाइलेक्ट्रिक। क्या भर देते हैं? Direct. अब देखो क्या होगा कि मुझे पता है कि वायर में तो करंट फ्लो हो सकती है, उस करंट का नेम मैंने क्या दिया? IC. आईसी। आईसी। लेकिन ये अंदर तो स्पेस है ना, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, बट उसके अंदर भी करंट फ्लो होनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि बैटरी से जितनी करंट है, जितने कैरियर जाएंगे उन्हें वापस आना पड़ेगा ना। ये पता है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर रिटर्न में कंडक्शन करंट आनी ही चाहिए। तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल करंट फ्लो हो जाएगी, जिसको हमने क्या नेम दिया है? ID. आईडी। डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आईडी में कैरियर नहीं फ्लो हो रहे हैं, जस्ट फील्ड वगैरह चेंज हो रही है, इंड्यूस चार्जेस चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से बस आईडी जनरेट हो रही है। क्लियर है या नहीं आईडी? अच्छा, Yes. और एक काम की बात है, एक चीज हमेशा रहेगी ऑलवेज। कभी ऐसा होगा क्या कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकली और यहाँ पे रिटर्न 1 एम्पियर आई है? ऐसा कभी होगा क्या? नो। नॉट।
नहीं। तो इसका मतलब ऑलवेज ये चीज ट्रू होगी इन एनी सर्किट। क्या चीज रहेगी? कंडक्शन करंट विल बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट। कोई डाउट क्या है इसमें? ये मस्ट कंडीशन होनी ही पड़ेगी। ओके ना? यस सर। तो यहां से अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या? अगर हमने कंडक्शन करंट फाइंड कर ली और कंडक्शन करंट को किससे रिलेट कर दिया? फील्ड से, तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पा जाएंगे। और आपको पता है कंडक्शन करंट क्या होता है? क्यू बाई वी टी टी। तो बेटा क्यू का अगर हमने फॉर्मूला लिख दिया फील्ड के टर्म्स में तो काम बन जाता है ना। फील्ड के फॉर्मूले में तो क्यू आता ही है। क्लियर ना? तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या? फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। बताओ क्या फॉर्मूला होता है फील्ड का? Q by सिग्मा A और epsilon naught. एप्सिलॉन। क्यू अपॉन ए A एप्सिलॉन नॉट। epsilon. अगर के है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। के एप्सिलॉन। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ए के एप्सिलॉन नॉट ई। आया या नहीं? अब इससे दोनों साइड को क्या Yes. कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखो क्या आएगा। ये क्या बन जाएगा? डी क्यू बाई डी डी टी। dt. और यहाँ पर ए के एप्सिलॉन नॉट ये सब तो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड Field. और बेटा डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट आई करंट। कंडक्शन वाली करंट, मेन करंट। आई और वो वैल्यू किसके जैसे दिख रही है? ए के एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। तो इसका मतलब ये जो आरएचएस में लिखा है ये किसका फॉर्मूला बनेगा? Displacement current. डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का। दिस हैज टू बी आई टी। आईडी। तो कंपेयर करके डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होगा? ए के एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। मतलब किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली दिख रहा है ना, फील्ड पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। जितना ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा जितनी फास्ट, उतनी फास्ट वहां पर करंट फ्लो हो जाएगी। तो इनिशियली क्या होता है बताओ? इनिशियली कोई फील्ड रहती है क्या? नहीं। No, sir. जैसे ही स्विच ऑन करते हैं क्या होती है? एकदम मैक्स हो जाता है ना करंट। तो ये चेंज क्या है? चेंज भी मैक्सिमम है ना। इसलिए इनिशियली क्या करंट फ्लो होती है? डिस्प्लेसमेंट और सारी करंट मैक्सिमम, क्योंकि इनिशियली एकदम जीरो से चेंज होता है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले में कोई डाउट क्या? नहीं सर। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। अभी एयर में बात करेंगे तो क्या होगा? के हट जाएगा ना। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या इन एयर, के की वैल्यू क्या होगी? 1. 1। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जस्ट हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। और ये ज्यादा यूज होता है कहां पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। वहां पे आपको फील्ड वेरिंग देता है। अगर आपने देखा हो, मैंने पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ईएम वेव में कुछ इस तरीके से फंक्शन चल रहे होते हैं। ओके। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? साइन का ना। तो उसका डिफरेंशिएट आएगा, मतलब एक करंट वहां पर आ जाती है। तो ये वो तरीका है जो बताता है कि वैक्यूम या स्पेस में भी एक करंट देखने को मिल सकती है। कौन सी करंट? करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट उसे नेम दिया गया। और उसे फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में वेरी होगी तभी डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगी। तो ये मुझे लगता है मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट में लिख दिया है। तो बताइए आज की दो चीजें समझ आई, डाइलेक्ट्रिक एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। यस सर। यस
ठीक है, तो ये था, इसे हम बोलते हैं बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर की, मतलब कैपेसिटर में क्या क्या चीजें से बेसिक्स देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस वाइज देखते हैं कि और चीजें क्या क्या पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट पूछा जाता है कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी। स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, देखें कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो हमें पता है कि एनर्जी तो फील्ड के फॉर्मेट में ही वहां पर स्टोर हो रही है। तो बताएं कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे कैपेसिटर के अंदर चाहिए एनर्जी, कुछ याद है एनर्जी निकालने का? हमने एक तरीका देखा था कि स्पेस में एनर्जी कैसे निकालते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एनी स्पेस, क्योंकि इसमें खाली स्पेस में ही एनर्जी स्टोर है ना। कुछ याद आ रहा है? हमने सीखा था अभी। और एक स्फीयर था, हमने बताया था कि बताओ इस यहां पर कितनी एनर्जी स्टोर है। याद आया या नहीं? अरे किसी को कुछ याद नहीं आ रहा? एक चार्ज स्फीयर है और उसके हमें सराउंडिंग में यहाँ पर इस सेक्शन में चाहिए कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ये चाहिए इसके अराउंड इतने पूरे सेक्शन में कितनी एनर्जी स्टोर है। du/d। हाँ, नेम क्या है उसका? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। यार बोलते रहो, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाना कि मतलब कुछ भी नहीं आता है तुम लोग को। ठीक है, तो डेफिनेटली किससे निकालते हैं अपन? एनर्जी डेंसिटी चेक करते हैं कि किसी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो यहाँ पर कितने वॉल्यूम में स्टोर है? ये पूरा फुल वॉल्यूम है ना। हाँ सर। ये टोटल वॉल्यूम है। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। और पूरा वॉल्यूम कितना है बताएं, कैसे निकलेगा? मैंने बताया था कि प्लेट का क्या फिक्स है, एरिया, और इनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। कोई डाउट क्या? क्या ये चेंज होगा क्या? नहीं नहीं। सर। तो हमें कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए? हमें क्या ले लेना चाहिए? एक dx। dx, dx थिकनेस का ले लेना चाहिए क्या, एलिमेंट। तो एलिमेंटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा फिर? ADX। बहुत बढ़िया यार, एलिमेंटल वॉल्यूम आ जाएगा a डॉट dx। और चलो अब सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ई Epsilon स्क्वायर। naught square। वेरी गुड। सो ये हुआ du बाय dv इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है, तो चले लिख देते हैं यहाँ पर du हो गया इस तरफ और dv को ले जाएंगे उस तरफ, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला बताओ कैपेसिटर के बीच में। Q by E A। inside। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ओके, ई इनसाइड सिग्मा अपॉन Epsilon। एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह अगर इसे क्यू भी लिख सकते हैं by A। क्योंकि एरिया चाहिए ना हमें। Yes। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। नहीं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू डीवी। अभी दोनों साइड का क्या कर दूं, Integration। इंटीग्रेशन। तो डी यू हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू डीवी। क्या आएगा यहाँ पर? एडी। ए dx। ठीक है, और अब कर देंगे इसे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट की लिमिट क्या रखेंगे? dx की लिमिट 0 टू d, और एनर्जी मान लेते हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं है और पूरे वॉल्यूम में कुछ u है। ओके, तो कितनी एनर्जी आ गई टोटल? u विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा डिनोमिनेटर में आएगा। q डिपेंड करता है क्या x पे? नहीं। नहीं। एक a भी कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया। और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x, और डिस्टेंस 0 टू डी। d। तो ये तो d ही आ जाएगा ना। Yes, तो कुछ याद आ रहा है कि ये किसके जैसा बनता हुआ दिख रहा है? u इज इक्वल टू हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। किसके जैसा दिख रहा है ये? सी। सी के जैसा नहीं दिख रहा? क्या होता है सी में? हाँ, A epsilon naught by D. Epsilon not by D. बाय डी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेयर सी इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये इसका मतलब किसका 1/c जैसा बन गया। तो हमारा क्या बन गया यहाँ से? फॉर्मूला बन गया, जो कि आपको याद रखना है। डेरिवेशन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। क्या याद रखना है? u इज इक्वल टू हाफ। Q square हाफ Q को मैं square एक by साथ ही C. लिख देता हूँ, square क्यू by स्क्वायर बाई 2C. 2C. 2c। ये u का पहला फॉर्मूला है जो आपको एकदम लर्न रखना है। अब हम थोड़ा सा क्या यूज करेंगे? सीक्वेंस यूज कर सकते हैं यूजिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको हर बार q और c ही दिया हो। तो यूजिंग q इज इक्वल टू cv। क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है बताओ? q की जगह अगर लिखोगे cv तो c क्या होगा? एक कैंसिल। कैंसिल आउट। Cancel. u का फॉर्मूला इसके जैसा दिखेगा, हाफ cv स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेमस है। समझा या नहीं यार? हाफ cv स्क्वायर लर्न करना भी इजी ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? c को ही हटा देते हैं तो क्या बनेगा? c को हटाइए, देखिए u का V फॉर्मूला by 2Q. Q by V. q बाई v। फिर से देखो अच्छे से। V by 2Q. क्यूवी। QV by ओनली qv, हाफ qv। ओके, टेंशन नहीं लेना है। हाफ cv स्क्वायर भी याद किए तो बाकी सारे तुरंत रिलेट हो जाएंगे। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो कौन सा वाला लर्न करना है आपको? ये सारे ही लर्न होंगे, बेटर है। बट अगर ये लर्न है तो आप तुरंत q इज इक्वल टू cv से सारे यूज कर सकते हो। कोई डाउट क्या यहाँ तक? बताए, एनर्जी समझ आ गई कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? Yes. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनर्जी स्टोर्ड में। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए निकालना? C. C। बाकी आप रिलेट कर लेंगे तुरंत। ठीक है। उसके बाद एक और चीज पूछी जाती है, क्या? फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या? मतलब वो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनको कितना फोर्स फील होने वाला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये? कुछ याद है? बताए, कोई बताए कैसे निकाल सकते हैं कि किसी एक प्लेट को कितना फोर्स मिलेगा? कैसे निकालेंगे? बताइए, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। कैसे निकाल सकते हैं कि प्लेट नंबर 2 पे कितना फोर्स लग रहा होगा? बताएं। Field into charge in this. Q is फील्ड इनटू चार्ज। बस Q बस, काम into बन E. गया, काम बन गया। तो मैं पूछूंगा आपसे, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। तो इसे मैं लिखूंगा कैसे? F21 इज इक्वल टू Q। किसका Q लिखेंगे? 1 का या 2 का? 1 का. Ah, ओके, सो लिखूंगा Q प्लेट, नहीं क्या निकाल रहा हूं मैं? फोर्स किस पे निकाल रहा हूँ? second plate. टू पे। सेकेंड प्लेट पे। तो Q किसका लिखूंगा? First plate. सेकंड। अरे फर्स्ट का क्यों लिखूंगा यार? Q फोर्स किस पे निकाल रहा हूँ? Second. तो किसका चार्ज लिखेंगे? Second. सेकेंड का। Q इंटू E किसका लिखेंगे? एट प्लेट 2 ड्यू टू 1. 1। समझा या नहीं? तो बताइए F21 का फॉर्मूला क्या आएगा? Q तो Q ही है उस प्लेट पर। E की वैल्यू एट दिस प्लेट कितनी है? Sigma upon 2 epsilon. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कंफ्यूजन होती है यार, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर ड्यू टू प्लेट 1 एट 2 देख रहे हैं ना। क्या बोथ प्लेट का इफेक्ट देख रहे हैं क्या? नहीं. नहीं। तो No. ये चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि गलती नहीं होना चाहिए। क्या? कि फील्ड इनसाइड कितनी होती है? Q by epsilon. Q upon epsilon naught. फील्ड
inside the capacitor, E inside जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन ऑफ द प्लेट sigma upon 2 epsilon. यस वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हमें इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिग्मा को लिख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तो क्यू क्यू दिखने लगेगा, ये हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, अच्छा फोर्स दोनों पे सेम ही लगेगा ना, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। F21 पूछे या फिर F1. 1 2 1 2, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है या नहीं बताएं, याद रहेगा ना, फॉर्मूला याद रखना ही है, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, अब बताओ अगर डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो क्या होगा। नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर? ओके, सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो के अमाउंट का हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये 1 है ये 2 है, फ्लेट ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या आ जाएगा, ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई ए के एप्सिलॉन। हाँ, कोई डाउट क्या। ओके, तो ये ऐसा नहीं होता है, कोई रीजन सोच सकता है, कोई रीजन सोच सकता है क्यों ऐसा नहीं होने वाला। रीजन ये कि कैलकुलेशन क्या थी, कैलकुलेशन क्या थी, वो जो फील्ड होती है वो इनसाइड होती है ना, मतलब आप डाइलेक्ट्रिक अगर देखोगे तो डाइलेक्ट्रिक तो प्लेट के जस्ट पहले तक ही फील होगा ना। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो तो प्लेट के जस्ट पहले तक है ना, प्लेट तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर ही होगी, तो प्लेट को कितनी फील्ड फील होगी अभी भी। देखें मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितनी होगी, सिग्मा अपॉन क्यू इंड्यूस के एप्सिलॉन नॉट, वही जो भी है, नहीं क्यों इंड्यूस नहीं, टोटल होगी। मैं अकेले कैपेसिटर की थोड़े पूछ रहा हूँ, टोटल पूछ रहा हूँ। ठीक है, फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बट मैं बात करूंगा फील्ड एट प्लेट 2, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं हम यहाँ पर बताएं, एट द फील्ड प्लेट. at plate यस, सो फील्ड एट प्लेट 2, उस पे के नहीं रहेगा, वो अभी भी क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 2 एप्सिलॉन epsilon नॉट, क्योंकि के तो प्लेट के जस्ट पहले तक ही है ना। ये बात समझ आ गई या नहीं, yes sir हाँ.
ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ तक। तो इसका मतलब फोर्स का आंसर क्या रहने वाला है? चेंज होगा क्या डाइलेक्ट्रिक रखने से? सेम। नहीं, ये चीज ध्यान देना है क्या, कि डाइलेक्ट्रिक रखने से फोर्सेस ऑन द प्लेट चेंज नहीं होता है। और ये चीज आप लाइन बना के ऐसे पूरा याद रख लेंगे, लिख लेंगे। क्या लाइन बोला मैंने, बताएं? क्या लाइन बताएं आपको? ड्यू टू Force do not डाइलेक्ट्रिक, change due to that. yes, so force between the plates does not change due to dielectric. Okay, unchanged due to dielectric. Okay, चलो, तो बताइए यार, यहाँ तक पूरी चीजें समझ आ गई, दोनों फील्ड और फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक? यार बताएं, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. ठीक है, चले। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने डाइलेक्ट्रिक के बाद क्या टर्म डिस्कस किया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। Field on dielectric. ओके, देखिए, तो सबसे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक की क्या डिस्कस की हैं? कैटेगरीज। फिर हमने देखिए कि अगर डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। सबको ओके है? उसमें क्या होंगे, डाइपोल अलाइन हो जाएंगे और नेट डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस्ड फील्ड वगैरह बताओ, चार्जेस वगैरह बताओ। तो इंड्यूस चार्जेस आप निकालना सीख गए, अच्छे से लर्न करना है इंड्यूस चार्जेस। उसके बाद पोलराइजेशन समझ आया सबको? ओके, पोलराइजेशन के दोनों फार्मूले हमने यहाँ पर लिखे, फिर हमने बताई डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है यार डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला भी सबको? Yes. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा नहीं पूछे जाते, कहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं? EM wave. ईएमएफ पे। मैंने EM सिर्फ wave. इसलिए लिखा है कि थ्योरेटिकली आपको याद रहे, थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है। और दूसरा बात, बोर्ड्स में भी है, इसलिए मैंने पूरा सिखा दिया है। बोर्ड्स में पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन करें और फॉर्मूला डिराइव करें। फिर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर क्लियर हुआ, ऑल थ्री फॉर्मूले बताएं। Yes. ओके, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि फोर्स ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैसे देखते हैं और उसमें डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं। क्या? अब हम कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे चार्जिंग देखते हैं हम कैपेसिटर की। क्या हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखेंगे यार, सभी लोग अच्छे से समझेंगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग मतलब किस तरीके से डील होगी। आप अच्छे से इसे ध्यान देंगे। मैं इस पे एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि कैपेसिटर के चार्जिंग में हमें क्या क्या बातें नोटिस करनी है। ठीक, तो नंबर वन पहले ये समझना है कि कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर चार्ज है या अनचार्ज है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अगर ऐसे कैपेसिटर बना हुआ है किसी सर्किट पे और लिखा हुआ है क्या, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, तो बताओ ये चार्ज है या अनचार्ज है? Charge. बता, अभी ये अनचार्ज है। क्लियर है या नहीं? क्योंकि भाई कैपेसिटेंस दिया है। क्यों या भी कुछ दिया है क्या? नहीं। अब देखिएगा, +20 कूलाम, कूलाम ज्यादा हो गया, माइक्रो कूलाम, और C इज इक्वल टू है 5 माइक्रोफेरेड। अब बताओ चार्ज है या नहीं है? चार्ज। Charged. चार्ज है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि फुली चार्ज है या नहीं है?
फुली कोई फिक्स लिमिट है क्या इसकी? नहीं, ऐसे तो ये इनफाइनाइट होता जाएगा, बट अगर आपने इसे किसी सर्किट में किया है, क्या किया है, इसे किसी सर्किट में कनेक्ट किया है, तो देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं इसका सी गिवन है कितना, 5 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? और इसका हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 20 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम। क्लियर? और यहाँ पर ये हमारी एक EMF E की कोई बैटरी है, इज इक्वल टू 5 वोल्ट। बताओ अब इसके चार्जिंग के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? तो बताएं क्या होगा, क्या निकालना पड़ेगा हमें कैपेसिटर का, बताएं। वो पोटेंशियल, Potential. क्या निकालेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो बताएं क्या हो जाएगा यार, V इज इक्वल टू क्या आएगा, Q by Q बाई C. सी ना। बाय सी। तो क्या प्लस माइनस 20 क्या लेंगे फिर, कोई सा भी लो ले, प्लस माइनस एक रिप्रेजेंटेशन है, अपॉन सी कितना है, 5 5 माइक्रो। माइक्रोकूलम। कितना आया, 4 तो बताओ अभी इसकी चार्जिंग पे क्या कमेंट करोगे? बताएं। मैक्स चार्ज। है, क्या बात कर रहे हो Partially. यार, समझा या नहीं बताइए? Yes, sir. अभी ये पार्शली चार्ज है, तो फुली चार्ज कब होगा? When it will be 5 volts. 5 volts. Yes. तो अभी पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द चार्ज व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। तो फुली चार्ज्ड है मतलब क्या चीज हमें फिक्स करनी पड़ेगी, Potential. पोटेंशियल। इसको 5 वोल्ट ही मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी क्वेश्चन में, फुली चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, इसका V कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5. 5 5. वोल्ट। सो देन Q वगैरह आप समझ गए, Q कितना आ जाएगा, C इंटू V, मतलब कि कितना 25 माइक्रोकूलम। बताइए चार्जिंग को लेके कब चार्ज है अनचार्ज है ये सारी चीजें समझ आई कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब मेजर डिफरेंस मैं समझाता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पर, वो समझेंगे। मेजर डिफरेंस इन बैटरी एंड कैपेसिटर। देखिए स्ट्रक्चर और ये सारी कुछ है, मैं मेजर बात बताता हूँ कि बैटरी को हमने किया क्या, चार्ज्ड। ये बैटरी क्या है, चार्ज्ड है। तो मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी चार्ज्ड है, कितने वोल्ट से मान लेते हैं, सेम। ये भी कितने वोल्ट से चार्ज्ड है, 10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर भी एक स्टोरेज डिवाइस हो गया है ना, क्योंकि वो चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन जब इन दोनों का डिस्चार्जिंग देखोगे तो आप देखना क्या आपको समझ में आएगा, अगर हम इन्हें क्या करें, डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करते हैं, बैटरी से लगा देते हैं एक लोड, बताओ क्या होगा आफ्टर सम टाइम, बताएं। आफ्टर सम टाइम इसके पोटेंशियल का क्या होगा, कम होगा। कम होगा। अच्छा, सुना है क्या ऐसा कि पोटेंशियल बहुत कम हो रहा है, थोड़ा वेरिएशन मिलता है लेकिन
कभी देखा है सर्किट में कि 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसे तुमने कम कर दिया? नहीं। आप इवन आफ्टर सम टाइम ये कितना ही रहेगा, 10 वोल्ट। इसीलिए बैटरी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स। तो इसका मतलब जा क्या रहा है फिर, क्या चीज कम हो रही है बैटरी की, बताओ क्या कम हो रहा है, क्या कम हो रहा होगा? चार्ज। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई तो एक बैटरी जो है ये केमिकल कंपोजिशन है जो चार्ज को क्या है पकड़ के स्टोर करके रखती है किसी दूसरे फॉर्मेट में और अपना पोटेंशियल मेंटेन रखती है और क्या डिवोट करती जाती है सिस्टम में, चार्ज। अब कैपेसिटर को क्यों बैटरी की तरह नहीं यूज कर सकते, अब आप समझ जाएंगे तुरंत क्या मेजर डिफरेंस है। देखिएगा, अगर कैपेसिटर में चार्ज देने लग गया तो क्या कैपेसिटर में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, सी कांस्टेंट रहता है ना, इसका सी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, क्या कांस्टेंट रहता है, सी। तो जैसे ही इसका क्यू रिड्यूस होगा क्या होने लगेगा, पोटेंशियल भी ड्रॉप होने लगेगा। तभी दोनों में डिफरेंस समझा क्या, कि जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में अपनी कैपेसिटी मतलब पोटेंशियल भी क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। तो आफ्टर सम टाइम अगर ये 10 वोल्ट था तो लेट से कितना बचा, 4 वोल्ट। समझा, रीजन क्या है, बिकॉज पोटेंशियल क्या होगा इसका, कम होगा। कम होगा। तो अब समझ आया कि कैपेसिटर को बैटरी की तरह नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी की खास बात क्या है, बैटरी में आपने चार्ज किया लेट से 1000 चार्ज दे दिया और बैटरी आपने डिजाइन की है कि ये कितना आउटपुट दे सकती है, 50 वोल्ट। तो बेटा जब तक उसका 1000 खत्म नहीं हो जाता वो नियरली कितना मेंटेन रखेगी, 50। इंटरनल में लॉसेस होंगे वो बात की बात है, बट एक रफली 50 वोल्ट ही देगी आपको। अरे बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, घर पे इन्वर्टर होता है ना, घर पे इन्वर्टर चार्ज हुआ, अब उसको आप लेट से उसकी कैपेसिटी 5 आवर्स की है, तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा थोड़े ना होता है कि बल्ब डिम होने लग गया या कुछ भी चीज नहीं चल रहा है, जितना चल रहा है ठीक है, वो क्या कम करने लगेगा, लोड। वोल्टेज चेंज नहीं होगा, बस ये होगा कि 5 आवर्स के बाद ज्यादा लोड कैरी नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर तक अप्लायंस को नहीं चला पाएगा। लेकिन कैपेसिटर की क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही आपने इससे चार्ज लिया ये क्या ड्रॉप करने लगेगा, वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा। तो क्या कैपेसिटर को कभी यूज कर पाएंगे क्या, मतलब बैटरी की तरह, नहीं। ये चार्जिंग डिवाइस है बट इसके अपने अलग यूज है, बैटरी की तरह यूज नहीं होगा। तो कोई बताओ यार फाइनली क्यों कैपेसिटर बैटरी की तरह यूज नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप होता है। एग्जैक्टली बैटरी से चार्ज गया कुछ नहीं, वोल्टेज को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। कैपेसिटर से चार्ज गया तो उसका वोल्टेज भी कम होने लगेगा। ओके ना, यस सर। ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को आइडिया लग गया। अब कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं रिलेटेड टू चार्जिंग, क्या पूछी जाती हैं, कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं रिलेटेड टू चार्जिंग, तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं। देखें नंबर 1 पॉइंट्स क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आफ्टर फुल चार्ज तो मतलब क्या कर लेते हैं, एक कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं, ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है, कुछ C नॉट है। अभी कैसा है ये, अनचार्ज। अब हमने इसे क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से, तो मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V नॉट, ये है C नॉट, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं बोलूंगा इनिशियली t इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर बोलूंगा आफ्टर लॉन्ग टाइम,
आफ्टर लॉन्ग टाइम। बताओ क्या हम डिसाइड करेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नॉट। इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नॉट। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब समझा कि नहीं। तो क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। नंबर 1, इनिशियली जब ये चार्ज नहीं था तो क्या बताओ ये बैटरी को अपोज कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं। लेकिन अब ये खुद बैटरी जैसा बिहेव करने लगा ना। इट्स लाइक कि पहले ही बैटरी थी 50, ये था 0, तो बैटरी को एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन सोचो अब ये 30 हो गया तो डिफरेंस कम बचा ना, बैटरी को एफर्ट लगाना पड़ेगा। सोचो ये 50 हुआ, क्या अब बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज दे पाएगी क्या, नहीं। तो बैटरी कभी भी अपने पोटेंशियल से ज्यादा नहीं उसको चार्ज कर पाएगी। ये बात क्लियर है या नहीं। यस सर। तो चले शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो स्टेप वाइज देखते हैं। इनिशियली पूछा जाता है एट t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, आफ्टर फुल चार्ज की जगह यहाँ पर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को फिर लिख देता हूँ। सिंगल कैपेसिटर, ठीक है। देखें इनिशियली t इज इक्वल टू 0, क्या कोई अपोज होता है कैपेसिटर की तरफ से, नो नो अपोज फ्रॉम कैपेसिटर। रीजन क्या है, बिकॉज No it is, potential. yes, it is uncharged। और इसका V क्या है, 0 है। तो जब अपोज नहीं होगा तो करंट कितनी होगी सर्किट में, करंट इन द सर्किट विल बी मैक्स। इज मैक्स। मतलब अगर t इज इक्वल टू 0 पर देखोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि कैपेसिटर है, मतलब एज अ वायर ही फील होगा वहां पर। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद थोड़ा चार्ज तो हो जाएगा ना, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Fully charged. नहीं नहीं, थोड़े टाइम के बाद Partial. पार्शियली चार्ज्ड। लेट से किस पोटेंशियल से, V डैश। और V डैश अभी क्या है, कम है किससे, Is V नॉट, जो कि एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है। कोई डाउट यहाँ पर। तो पूछा जाता है कि उस पर चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज आ गया होगा कैपेसिटर पे। बहुत ही सिंपल है ना यार, कितना चार्ज आ गया होगा Q डैश, C Q नहीं naught. बदलेगा, CV C V डैश। V dash ये तो इस कंडीशन का कुछ काम नहीं था, ये बस मैंने जस्ट आपको लिखा दिया है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है। अगर मैं बात करूं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Fully charged. फुली चार्ज। फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर का जो V डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, V naught. V नॉट। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ जाएगा, CV naught. CV not CV नॉट। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी चीजों को लेके कि उसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, ये बाकी सारी चीजें। तो देखें क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है क्या वर्क डन बाय बैटरी, क्या बैटरी को कितना काम करना पड़ा। तो कैसे निकालेंगे यार वर्क डन बाय बैटरी। अच्छी बात यह कि बैटरी का पोटेंशियल बदलता है क्या, no नहीं।
तो ये तो इजी पड़ गया ना। अगर वर्क डन बाई बैटरी की बात करें तो बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब बैटरी से निकलने वाला क्या बदल रहा है? चार्ज। चार्ज। डेल्टा क्यू इंटू वी टोटल बैटरी, ये होगा क्या? वर्क डन बाई बैटरी। और डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर? चेंज इन करंट। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो मान लो बैटरी किसे दे रहा है चार्ज? कैपेसिटर को दे रहा है, तो बस कैपेसिटर पे चार्ज लगाएंगे। तो ये क्या है? चार्ज फ्लोन फ्रॉम बैटरी। मतलब कैसे निकाल सकते हैं इसे? डेल्टा क्यू को निकाल सकते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल ऑन कैपेसिटर। क्लियर ना? बताइए, कोई डाउट इसमें? तो ये आप निकाल लेंगे, मुझे लगता है वर्क डन बाय बैटरी में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा पूछा जाता है क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है भाई? यू ऑफ कैपेसिटर। तो हमें पता है ऑलरेडी, हाफ सी वी स्क्वायर, और वी उसका कितना है? कब तक चार्ज हुआ? वी नॉट। वी नॉट। वी नॉट तक ना। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा जाता है क्या? हीट लॉस इन द सर्किट। क्या हीट लॉस इन द प्रोसेस। तो बताओ हीट लॉस कैसे पता चला? मतलब हुआ क्या? वर्क किसने किया? वर्क पोटेंशियल। बैटरी ने। और एनर्जी कहां पर गई? कैपेसिटर। कैपेसिटर में। तो इसका मतलब हीट लॉस कब होगा? जब वर्क डन बाय बैटरी सपोज 50 है, और जबकि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई? 40। तो इसका मतलब हीट लॉस कितना है? 10। समझा कि नहीं? इसका मतलब हीट लॉस कैसे निकालेंगे बताइए? चेंज इन वर्क डन बाय बैटरी माइनस। यस। सो इसका मतलब सिंपल हो गया। हीट लॉस क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी फिर माइनस वर्क डन बाय कैपेसिटी। वर्क डन बाय कैपेसिटी। इसको बोलते हैं क्या? एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड। ओके, यू स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर और यू गिवन टू द कैपेसिटर। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कुछ डाउट होगा आपको। क्लियर है सभी को? लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है हीट लॉस, तो आपको बैटरी भी निकालना पड़ेगा और आपको यू भी निकालना पड़ेगा ना भाई। ये दोनों ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको क्या दूंगा? एक डायरेक्ट मेथड, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हीट लॉस भी पूछता है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? डेल्टा एच निकाल सकते हैं, चेंज इन द चार्ज ऑफ कैपेसिटर अपॉन 2C। ये कर सकते हैं आप डायरेक्टली हीट लॉस निकालने के लिए। ओके, बट ये याद रखें कि ये किसके लिए काम ज्यादा करता है? सिंगल कैपेसिटर। किसके लिए? सिंगल। तो ज्यादा जगह पे मत लगा देना। सिंगल कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो आप समझ गए कि ये आपके काम की चीज होगी। क्या? क्यू स्क्वायर बाई 2C। बस क्यू क्या निकालना है आपको? चार्जेस। तो अब मैं पूरा डिटेल पे नोट्स में नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिएगा, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं सिर्फ हिंट देना शुरू करता हूँ। एक सर बताइए। सर वो सी के यू के जैसे हुआ ना यू के एक्सप्रेशन जैसा में। ही होगा ना, एनर्जी है वो भी ना।
हीट लॉस भी क्या है, एक एनर्जी। एनर्जी है। ठीक है, तो सिंगल कैपेसिटर में अगर आप देखें, अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि यू कैपेसिटर हम निकाल रहे हैं चेंज, ये तो टोटल है ना, हाफ सी वी स्क्वायर क्या है ये फाइनल एनर्जी है। ये क्या है, फाइनल। फाइनल एनर्जी ऑन कैपेसिटर। एक्चुअली हमें क्या नोटिस करना था, चेंज इन एनर्जी। क्या नोटिस करना था, चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पर हम टोटल एनर्जी नहीं माइनस करेंगे, क्या कराएंगे, यू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है या नहीं ये चीज सबको? बट देखो इसका आंसर सेम आ रहा है, किसके जैसा, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आ रहा है ना। हाँ। Yes, sir. ओके, थोड़ा कनेक्शन इश्यूज हो रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। ये दोनों फॉर्मूले से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सिंगल कैपेसिटर में अगर जो एनर्जी है, चेंज एनर्जी, उसका फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा है। सर वॉइस लैग हो रही है। ठीक है, अभी इसको यहीं रखते हैं, अपन कंटिन्यू करेंगे, ओके। Yes. बस। ओके। बाय सर। बाय सर।